वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे 27th ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज का पहला न्यूज़ क्या है कि जुडिशरी को लेके है कि जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट ऑन नेम्स। तो आप सबको पता है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जो होता है अभी भी कलीजियम सिस्टम से होता है कि जज ही जज को चुनते हैं, तो उसको लेके है। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जैसे हाई कोर्ट ने, कि हाई कोर्ट का जो अपना कोलिजियम है, जो जज को चुनेंगे, वो रिकमेंडेशन करते हैं। ये रिकमेंडेशन करेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ इनको जज बनाना है, और गवर्नमेंट जो है उसको सेपरेट करती है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी है पैरामीटर है, वो उसको डिटेल में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो पॉलिटी की वीडियो में डिस्कस होगा। और गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करती है और फिर जाके प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को भी जाती है वो, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जो है वो जज को। सो इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर जो जिनको जज बनना था उनकी सीट को रोक के रखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाराज है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 70 हाई कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेशन आर पेंडिंग फॉर ओवर 10 मंथ से जस्टिस कॉल। तो जस्टिस कॉल साहब कहते हैं कि 10 महीने से 70 लोगों की जो अपॉइंटमेंट है उसको रोक के रखी है सरकार। He adds that center continue to segregate names despite the collegium forwarding the practice। तो आप अभी भी सेग्रेट कर रहे हो किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो उसको लेके तो जुडिशियरी जो है वो अपना टैलेंट को लूज कर रही। तो इस टाइप की चीजें हैं। और जो है जुडिशियरी, आपको तो ये समझ में आ ही गया कि जुडिशियरी को अपॉइंट कौन करता है, और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा होता है। तो ये और कौन सी मेथड है, तो कलीजियम सिस्टम जो है उनका एग्जैक्ट मेथड है, तो आप उसको याद रखें। राइट नाउ है कलीजियम सिस्टम को अगर आप डिटेल में बात करोगे तो कलीजियम वर्सेस एनजेक वाला कंसेप्ट आया था और 99th अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। बाद में इसको रिपील कर दिया गया 2014 के आसपास, कि बोले कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एनजेक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट था वो कमिटी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है और ये जज को नहीं चुन सकती। अभी जो है कलीजियम, कलीजियम का मतलब था जज ग्रुप ऑफ जज, वही लोग सेलेक्ट करेंगे जज को। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप टाइमली जुडिशरी को अगर जज नहीं दोगे तो आप जो है वो लॉन्ग टर्म में आप उसको किस तरीके से उससे जो है जस्टिस की उम्मीद करते हो, तो उसको लेके थोड़ा सा डिबेट है। कुछ आंकड़े हैं जो कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देखें, वो आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ एज यूजुअल जैसे करता हूँ मैं, कि हाई कोर्ट जो है 25 हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1114 है। उसमें 700 के आसपास, 750 के आसपास जो है वो फुलफिल्ड है, और 340 लोग की सीट खाली है अभी हाई कोर्ट में। तो आपको ये भरने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इनकी अच्छी अच्छी स्थिति है, 34 सीट होती है, उसमें से 32 है और 2 खाली है। सो ये आपको एक टाइप का याद रखना है। फिर पेंडिंग केस अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख लें कि इन हाई कोर्ट में अगर आप पेंडिंग केस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख केस पेंडिंग है। केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट फॉर मोर देन ईयर्स, उसमें 74% जो है 1 साल से पेंडिंग है। दैट की मीन्स कि आपकी रिक्रूटमेंट की वजह से, अपॉइंटमेंट की कमी की वजह से अभी भी जो है 74% केस जो है पेंडिंग में पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट में 80,000 के आसपास केस पड़ी है। तो ये आप आंसर राइटिंग को इंडिच करने के लिए यूज कर सकते हो। ये डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस मेंस में काम आ जाएगा। तो ये है। सो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को लेके ये न्यूज था, तो पहला न्यूज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट का था। नेक्स्ट CWRC, वही अगेन कि कर्नाटका और उसमें चल रहा है, तो उसमें कुछ नया है नहीं, कि कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु का न्यूज है। तो इसमें कितना पानी किसको जाएगा, तो कर्नाटका इसके लिए हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, आप CWRC के पास जाओ। CWRC एक असिस्टिव बॉडी है, किसकी असिस्टिव बॉडी है, जो असिस्ट करती है किसको, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CMA को,
तो CWRC की मीटिंग थी कल और उन्होंने बोला कि अब 5,000 नहीं 3,000 क्यूबिक जो है पर सेकेंड वाटर आपको जो है वो देना है किसको, तमिलनाडु को अगले 15 दिन तक। और ये कावेरी डिस्प्यूट है, कावेरी डिस्प्यूट, तो इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत दिन तक न्यूज में रह गया, तो ऑलरेडी डिस्कस बार बार कर चुका हूं, तो नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये याद रखना कि 3,000 क्यूसेक ऑफ वाटर टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15। ये कुछ दिन पहले की अच्छी खबर थी कि जो इम्फाल वाली एरिया है मणिपुर में, वहां पे इंटरनेट को वापस से रिस्टोर किया गया था, लेकिन बाद में फिर कुछ इस टाइप की चीजें होगी वीडियो का सर्कुलेशन की इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो आपको समझने वाली चीजें हैं कि अगर आपको सरकार अगर उस सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रही है तो आप सरकार के साथ आओ और ऐसी चीजें वीडियो का प्रमोट मत करो और इस टाइप की चीजें सोशल मीडिया का जिससे जो है वहां का वापस केओस क्रिएट हो जाए, तो उससे बचें। दादा साहब फाल्के अवार्ड, वहीदा रहमान, 2 डिजर्विंग कैंडिडेट्स, बहुत डिजर्विंग जो है वो एक्ट्रेस है, तो उनको तो मिलना चाहिए था, सो उनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। याद कर लीजिए, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेट पीसीएस। और दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर देखा जाए तो ये अगर आपको अगर यूपीएससी प्री में तो नहीं पूछेगी लेकिन आजकल पूछ लेती है, तो इसके बारे में देख लेना कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो कब दिया जाता है और उसमें क्या क्या और उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं अगर वो इस टाइप के आए तो। अब ये ज्वेलरी को लूट लिया, तो 4 मंजिल पे से कूद के आया और चोर ने लूट लिया, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट थ्रेड, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली का है। ये हायरिंग ड्राइव जो है जेएनयू में बहुत सारे फैकल्टी को हायर किया गया है, तो बिगेस्ट ड्राइव है। तो 3,000 डेंगू केस 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ में। तो डेंगू का जो है वो दिल्ली, और ये डेंगू जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, बस केवल इतना याद रखो अभी के लिए, प्लेटलेट कम हो जाता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि 50% रिडक्शन कर देगा अपने स्टेबल बर्निंग केसेस में, जो भी है, जो अभी जो विंटर आने वाला है, तो दिल्ली में फिर से एयर पोल्यूशन जो है, दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए पंजाब की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी थी। और जब पंजाब में आम आदमी की सरकार नहीं हुआ करती थी तो ये कहते थे कि पंजाब से आ रही है, तो पंजाब ने बोला है कि मैं 50% रिडक्शन जो है स्टेबल बर्निंग को लेकर करूंगा। अब ये आप सबको पता होगा, कितने लोग को पता है, जो भी महाराष्ट्र को पता है कि जो पंकजा मुंडे हैं, ठीक है, वो बीजेपी में ही है और इनके शुगर मिल के ऊपर छापा पड़ गया है जीएसटी का। तो शरद पवार उनको जो है वो सिंपैथी दे रहे हैं कि आप सोचो बीजेपी में रह के आपके ऊपर छापा पड़ रहा है तो आप कितने सेफ हो। तो ये न्यूज है, तो पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन मैं एज यूजुअल एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश, न्यूज में रखने की कोशिश करता हूँ। बिहार में गुंडा बैंक चलता है कि एक अभी जो बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज जो था कि एक जगह वुमेन के ऊपर जो यूरिनेट किया गया था बिहार में, उसको लेके, तो वहां पे कुछ पैसे, मान लो कि तुमने 2,000 रुपये दे दिए किसी को और उसका इंटरेस्ट ले लोगे 1,000 रुपये हर महीने, तो ये तो कुछ अलग ही टाइप का चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा है उधर कि 1,000 रुपये लिया और उसका इंटरेस्ट जो है 10,000 हो जा रहा है। तो एक टाइप का मनी लॉन्डर्स जो है, मनी लॉन्डर्स जो है उनकी जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है, जो पावर है, वो पावर का यूज करते हुए इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, तो इनको कर्टेल करने की जरूरत है। असॉल्ट भी कर रहे हैं बहुत लोगों को, तो गुंडा बैंक इस टाइप का बैंक इन लोगों ने खोल रखा है कि कर्ज पे पैसा दो, फिर बाद में उसको अगर नहीं दिया तो उसका पैसा लूट लो, उसका जमीन लिखवा लो, और डिफरेंट डिफरेंट और भी जो भी हैं ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में ऐसे हैं कि उनको प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग। तो उससे बचें, ऐसे कर्ज से। जब आपको इसका तो अब समझना पड़ेगा ना कि आपको जब फॉर्मल चैनल नहीं रहेगा लोन का, तो कहाँ जाएंगे ये लोग। तो इतने छोटे पैसे के लिए सरकार तो इनको लोन देती नहीं है, तो ये मनी लॉन्डर्स के पास जाते हैं, इनके पास आते हैं, सेठ के पास आते हैं, और सेठ उनको इस टाइप की चीजें रखते हैं। कुछ जगह पे तो बाउंसर्स भी रखे हैं इन लोगों ने। सो पंजाब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स फियर्स कनाडा फ्रीज। अब ये कुछ लोग जो है वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो है वो एनआरआई लोग जो है वो पंजाब से विजिट करते थे, और जो टूरिज्म था वो बढ़ता था इधर का, और बहुत सारे रेवेन्यू क्रिएट होते थे, वो कम हो जाएगा कनाडा की वजह से।
तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो है नहीं कनाडा के साथ रिलेशन का। अभी जो जिस हिसाब से यूएस जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन है उसके हिसाब से ये इसके साइड इफेक्ट है। तो ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ईडी को बीजेपी ने डीएमके से रिश्ता तोड़ लिया है, तो कुछ अपने को इस पे कमेंट करना नहीं है। नेक्स्ट कुछ इस टाइप का है। यस, ये इसके लिए तो आधार को लेकर तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि आधार जो है इसके ऊपर मूडी ने एक रिपोर्ट दिया है और बोला है कि ह्यूमिड जैसे क्लाइमेट जो इंडिया में है उसमें जो है आधार जो है अनरिलायबल है। यही डिबेट है बस, और उसमें कोई नहीं। आधार जो है वो 12 डिजिट का है और क्या इसमें न्यूज हो सकता है। आधार जो है वो ऐसा तो है नहीं कि आधार जो है वो हर जगह मैंडेटरी है। तो आप अगला ये याद रखो कि आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवेयर। तो आधार मैंडेटरी भी है कुछ जगह पे ऑप्शनल भी है। और क्या है, आधार को केस के लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो उसको पुट्टा स्वामी केस है, पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, तो जो है प्रिवेसी को, राइट टू प्रिवेसी को लेके है पुट्टा स्वामी, राइट टू प्रिवेसी। तो ये है आधार का। तो उसको लेके उन्होंने मूडी ने एक रिपोर्ट दिया कि जो क्लाइमेट है इस ऐसे क्लाइमेट में जो है वो आधार जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आपको ह्यूमन तरीके से भी रखना चाहिए इस टाइप का। और बहुत बार ऐसा हुआ है, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डेटा लीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो उसके लेके एक टाइप का डिबेट छिड़ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आधार। इससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज को बार बार वही लिख रहे हैं, तो कुछ इसमें कुछ नया है नहीं कि क्लाइमेट चेंज। अब इसको इस बार इन्होंने क्लाइमेट चेंज को डिजीज से कंपेयर किया है कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो इकोसिस्टम को चेंज करता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इकोसिस्टम को चेंज करता है, और इकोसिस्टम चेंज हो गया तो फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो एक टाइप का ये बताने की कोशिश की है। और उसका एक एग्जांपल दिया, निपा वायरस उसका एक एग्जांपल है। आप जितना जल्दी समझ सको समझ जाओ कि आप क्लाइमेट के साथ कितना छेड़खानी कर सकते उसको लिखा है। तो राइटर ने यही चीज लिखी है। जैसे डेंगू का मैनिफेस्टेशन जो है सो पहले 1-2 बार होता था, अब 3 बार होता है। तो उसको लिखा है कि डेंगू मैनिफेस्टेशन 2 to 3 पीक थ्रू आउट द ईयर। 3 बार पीक आता है डेंगू का, पहले 1 बार आता था साल में। फिर क्यों हो रहा है कि वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी डिसरप्ट डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल्स। सो ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है, बारिश चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो दीज ऑल ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वर्स the host the parasite. Heat has also been, heat की वजह से भी हो रहा है, interfere with the genomic structures of pathogens and changing their infectivity and virulence. So ये सब चीजें इस सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो। फिर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ऐसे बहुत सारी चीज लिखा है। तो आपको कुल मिला के इसका जो थीम है केवल ये समझना है कि क्लाइमेट और जो है डिजीज केवल ये है। तो क्लाइमेट का जब भी आप, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो क्लाइमेट जब भी पढ़ोगे ना, तो क्लाइमेट के बहुत सारे एंगल पढ़ते हो ना आप। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, माइग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो एक चीजें अब ये याद रखना, ये क्लाइमेट का इन्वायरमेंट भी पढ़ते हो के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो उसमें से एक चीज क्लाइमेट का हेल्थ भी ऐड कर देना, इन्वायरमेंट के साथ साथ क्लाइमेट और डिजीज हेल्थ। तुम्हारा आंसर तैयार हो गया कि इतने के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। और ये इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो तुम्हारा हेल्थ चेंज होगा, और हेल्थ सिस्टम चेंज होगा तो फिर से इन्वायरमेंट। तो ये इसको लेकर, तो क्लाइमेट चेंज को लेके तो इसमें कुछ नया था नहीं। राइटर जितना लिखना चाहे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, मैंने यही बोला कि एआईडीएमके जो है वो अपसेट है बीजेपी से। सो उससे क्या करना, अपने को कुछ बड़ा हो जाने दो कि एआईडीएमके वर्सेस बीजेपी। और तीसरी पार्टी जो है तमिलनाडु में है वो है डीएमके, जो स्टेलिन चलाते हैं, स्टेलिन की पार्टी है। और जो एआईडीएमके है वो
जयललिता की पार्टी है, अगर तुमको याद हो तो जयललिता की पार्टी है, अब जो है वो अलग कोई चला रहे हैं, तो उनके साथ तो एआईडीएमके और बीजेपी जो था एक टाइप का नेक्सस बना के चल रहे थे। अभी इनमें जो है दूरी हो गई, और 2 दिन पहले की न्यूज है कि एआईडीएमके ने जो है वो बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया कि नाउ वी विल फाइट अलोन इन 2024 इलेक्शन। सो 2024 के इलेक्शन को लेके सारी जंग चल रही है। ये इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने डिस्कस करूंगा नहीं। नेक्स्ट, अब ये इतने लोगों में से इतने जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो ब्रिजभूषण का एक पिक्चर डाल दिया है, तो तुमको याद ही होगा कि ब्रिजभूषण कौन है। तो इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने जो जो मेडलिस्ट जो लोग हैं, जो मेडल लेके आए हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो इस टाइप के इनके पास एलिगेशंस हैं, और कोर्ट में केस है, तो सब जुडाइस है, तो उसको डिस्कस नहीं कर सकते। सो ओवरऑल डिस्कस कर सकते कि ओवर 860 serious charges pending against 194 MPs before polls। सो आंकड़े देखोगे तो एमपी को जो है टोटल 763 है, उसमें से 306 के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और सीरियस लोगों के तो भाई 194 लोग हैं एमपी में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर में इतने लोग, तो तुमको ये है कि इसमें तुमको क्या याद रखना है, तो मेरे हिसाब से तो इतना डेटा जरूरी नहीं है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो बाहुबली की जो एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में, उसको लेकर तुमको आंसर जो है वो ऐसे के पेपर में इंपॉर्टेंट है, ऐसे के पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। तो वहां पे तुम ये आंकड़ा लिख सकते हो कि 40% लोग जो है इनके ऊपर अभी के, उनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें भी डीप में जाओगे तो करीब करीब मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 19 या 20% लोग होंगे, 25% एक्चुअली, सॉरी 25% लिखा हुआ है, 25% लोग हैं इनके ऊपर हीनियस क्राइम है, ये सीरियस सीरियस क्रिमिनल केस है इनके ऊपर। तो ये है, तो जो आंसर राइटिंग में इसको थोड़ा सा इंरीच कर लेना। यूक्रेन लगातार, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, रसिया वर्सेस यूक्रेन। एक ही जगह पढ़ाऊंगा, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा कि कौन, डेली डेली का माइन्यूट डिस्कशन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा कि आज क्या हो गया, कौन जीत गया। अरे क्रीमिया वाला पार्ट बहुत पहले ही जीत चुका है वो, तो इसको बनाने की क्या जरूरत है, वो तो पता नहीं, 2014 में ही जीत चुका है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है वो रसिया जीता है, ठीक है, अभी 2000 इसके बाद 20 के बाद 22 के बाद। सो उसको लेकर राइटर लिख रहे हैं कि वेस्ट ने ऐसा क्या गलती किया कि यूक्रेन जो है वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो गया, और यूक्रेन बोल रहा है कि मैं तो जीत रहा हूं। अभी तो न्यूज अगर पता करना है और अच्छे से देखो, यूक्रेन अभी क्या कह रहा है। यूक्रेन अभी कह रहा था 2 दिन पहले कि मैंने एक आर्मी जनरल, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक बड़ा सा आर्मी जनरल जो है रसिया का, उसको मार डाला वहां पे पर्टिकुलर एरिया में, जनरल जो भी था उसको मार डाला। 2 दिन के बाद रसिया ने उसका फोटो खींच के भेज दिया कि देखो ये तो काम कर रहा है। तो फॉल्स लड़ाई भी चलती है वॉर में, तो उसको याद रखना। तो उसको लेके अब ये माइक्रो को लेके कुछ मिथ है कि जो ये जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो एक तो हेल्पफुल होते हैं, कुछ हेल्पफुल होते हैं, और कुछ जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल। तो ये कितने होते हैं बॉडी में और इसके रिलेटेड मिथ को लेके है, तो नॉट इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये तुम ये देख सकते हो कि जो आपको जो क्या मम्मी से बच्चे को फ्रॉम मदर टू चाइल्ड जाता है कि नहीं माइक्रोबायोम, सो सब मिथ को एक टारगेट किया है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया पैसिफिक रीजन पे जो है वो इंटरडिपेंडेंसी जो है उसको लेके आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड द यूएस मेड विल रिमार्क्स अबाउट चाइना लैंड डिक्रिमिनेशन इन साउथ चाइना सी को लेके लगातार चल ही रहे हैं। और अभी का कुछ दिन पहले की न्यूज है, अगर आप लोग अवेयर हो तो, कैसे फिलीपींस को इन्होंने डराया, फिर वियतनाम को डरा रहे हैं। तो साउथ चाइना सी को लेकर लगातार मैं हर दिन कहता हूं कुछ ना कुछ। साउथ चाइना सी जो है एक लैंडमार्क है कि जहां तुमको बहुत स्ट्रांग होना है कि साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेसिव नेचर क्यों है ऐसा,
ठीक है। और कैसे चाइना और नेपाल का रिलेशन भी इस पे तुम देखोगे बढ़ता जा रहा है कि नेपाल के साथ चाइना, और नए नए फॉरेन पॉलिसी टाइप का लेके आता है कि आज सिक्योरिटी में इनिशिएटिव लूंगा, कल बॉर्डर रोड को लेके वो इस टाइप का लेता है कि बीआरआई वाला लेता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज को वो करता है, और इससे चाहता है कि वो पैसिफिक में जो है उसका जो है, और अभी तो श्रीलंका के साथ भी कुछ इस टाइप का किया है, अगर तुमको याद हो तो, कि श्रीलंका के कुछ एरिया में उनके कुछ शिप्स आएंगे और वो रिसर्च करेगा, और ये इंडिया को, अरे इंडिया के ईस्टर्न जो है जो साइड है उस एरिया में, तो इंडो पैसिफिक के मतलब आ ही गया है, मतलब इंडियन ओशन के इस साइड में। सो श्रीलंका ने क्यों मदद की, तो वो देखने की चीजें हैं, तो इनकी तो है, तो इनको साउथ चाइना से अच्छे से पढ़ना। फिर ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंच जजमेंट, जो पीएमएलए का केसेस जो होंगे वो ईडी देखेगा कि नहीं देखेगा, तो उसको तो स्किप कर रहा हूं, तो कोई ऐसा है नहीं। यस, ये था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 78th मीटिंग था, 78th, वहां पे जयशंकर ने ये कह दिया कि जो एजेंडा जो था, पहले एजेंडा जो था वो पहले कोई और सेट करता था और उस पर डिस्कशन होता था, अब ऐसा नहीं है, अब वो किस टर्म में कह रहे हैं वो सबको पता है। तो वो कह रहे हैं कि इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जिंग, वन दैट वाज मोर रिफ्लेक्टिव टू डाइवर्स इंटरेस्ट, and he linked these diverse interests to India's G20 presidency, saying that the days when the few nations set the agenda were over. So कुछ कंट्री मिलके, ऑफ कोर्स वेस्ट की बात हो रही है, और इवन तो चाइना को भी लेकर उन्होंने लपेटा है कि आपको इन ये जो एक टाइप का थीम सेट करते थे, ये जो एक एजेंडा सेट करते थे, वही जो है उसी पे डिस्कशन होता था। याद है, प्रॉब्लम ऑफ यूरोप इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ एशिया, ये वाला डायलॉग याद है तुम्हें? सर ने तो यही बोला था ना, कि जयशंकर साहब ने तो यही बोला था कि जरूरी नहीं है कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो एशिया का प्रॉब्लम हो, और ये है भी नहीं। तो हम क्यों सुने भाई, हम तो अपनी प्रॉब्लम से, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस टाइप से चीजों से गुजर रहे हैं। तो और उसके बाद रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और रूल बेस्ड ऑर्डर को तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो वाइल द रूल बेस्ड ऑर्डर एंड यूएन चार्टर वेयर इन्वोक्ड इन डेलिब्रेशंस, तो वो डेलिब्रेट तरीके से हो रहा है, रसिया उसको मानता नहीं। तो कौन से रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो? ए फेयर, इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल श्योरली इमर्ज वंस वी ऑल पुट आवर माइंड टू इट। तब जाके होगा, जब हम सारे लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, तब जाके एक फेयर, इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्रिएट होगा। फिर उसके बारे में राइटर लिखते हैं कि इनके बारे में कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, हमें रूल मेकर्स, जब जो भी रूल्स मेकर्स बने, वो दूसरे रूल्स जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको, उसके रूल्स को सब्जुगेट ना करे, उसको ऑप्रेस ना करे, उसको लगे ना कि यार रूल बनाने वाले ये हमको सिर्फ केवल फॉलो करवा रहा है, तो उसको लेके वो राइटर लिख रहे हैं। सिमिलरली ये कहते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल, ये सब आपके आंसर में, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग। और ये भी आप, चेरी पिकिंग पता है, किसी के समय पे, अपना सहूलियत के समय पे उठा लिया, और जब तुमको जरूरत नहीं है तो तुमको उस वर्ड का यूज नहीं कर रहे हो। तो इसकी वाइड यूज होने चाहिए कि अगर इस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो रही है तो सबकी कंट्री की, रसिया का हो तो यूक्रेन का भी हो, तो हर कंट्री के लिए वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। नॉन इंटरफेरेंस, आप किसी के कंट्री में जाके उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो, यही तो है कि कनाडा वाला केस में यही तो फंसा है। सो नेक्स्ट, फिर पोलराइजेशन को लेके बोला है कि ग्लोबल नॉर्थ वर्ड और साउथ का पोलराइजेशन जो है वो है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट भी बोला है। तो हम तो अभी तो डिस्कस करते थे नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ और साउथ, अब ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट भी होता है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट भी, तो उसको है। फिर उन्होंने बोला है कि बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं, जिसको जैसे यूएनएससी के रिफॉर्म्स हो, या फिर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, तो इनको भी एक टाइप का रिफॉर्म की जरूरत है यहाँ पे, कुछ ही कंट्री के लिए जो अवेलेबल हैं और उन्हीं के स्टेप्स चलने हैं, तो ऐसा। और इंडिया लगातार जो है वो डाइवर्स ग्रुपिंग में भाग लेता रहा है, और अपनी जो बातें हैं उसको मजबूत तरीके से कहता आ रहा है। जैसे क्वाड के मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं, I2U2 के मेंबर्स हैं हम, तो इस तरीके से डिफरेंट, और हम ये बात हमेशा विश्व मित्र की बात करते हैं, फ्रेंड टू दी वर्ल्ड। सो इंडिया इस चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, इसकी डिप्लोमेसी ये नहीं है कि इंडिया जो है वो, अगर इंडिया लीड कोई मूवमेंट चल रहा है तो इंडिया उसमें लीड करेगा। इंडिया कहता है कि फ्रेंड टू दी वर्ल्ड, तो विश्व मित्र की बात। अब इसको आंसर राइटिंग में लिखें।
द गोल वी हैव सेट फॉर आवर सेल्फ विल मेक अस डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज हुज प्रीसीडेड अस। तो हमने जो गोल सेट कर रखा है वो हमारा अलग है, तो दूसरों ने सेट कर रखा है। तो ये बहुत अच्छा टाइप का एक टाइप का आर्टिकल था ये, जिसमें आपको एक इंडिया का स्टेक समझ में आएगा कि क्या इंडिया चाहती है यूएन में। तो ये है। और बीजेपी में बहुत सारे लोग एमपी के इलेक्शन के लिए इस बार बीजेपी के जितने भी 4-5 कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। तो शिवराज मामा जिसको बोलते हैं एमपी में, तो मामा जो के है सीट खतरे में है, तो वो है। रेबीज से कुछ फैलता नहीं है, ये एक कमेंट कर दिए थे बाद में डिलीट मार दिए। तो खादी को प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट को। इंडियन ईट मोर सॉल्ट देन WHO रिकमेंडेशन। तो हाँ, तो 5 ग्राम होता है कुछ और 8 ग्राम खा रहे हैं हम लोग, तो उसको लेके है। तो ज्यादा सॉल्ट खाने से हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और हाइपरटेंशन भी होगा तो फिर थोड़ा सा और भी चीजें साथ में, कार्डियोवास्कुलर वैस्कुलर डिजीज और ये सब होगा। तो वो है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आज के पेपर में, तभी मैं इतना स्किप कर रहा हूँ। आईपीसी ऑफिसर्स, हाँ, रूपा वर्सेस, अब ये एथिकल क्वेश्चन है एथिक्स का, कि अब जब आईपीएस वर्सेस आईएएस में कोई चीजें अगर ऑफिशियली कुछ हो रही है तो आपको पर्सनली कहां तक जाना है, आप प्रोफेशनल वर्क को पर्सनली कहां तक ले जा रहे हो। तो उसके ऊपर हाईकोर्ट ने बोला है कि नहीं, जो रूपा जी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने आईएएस के ऊपर कुछ इस टाइप की कमेंट कर दिए हैं, तो इसीलिए इनको क्रिमिनल चार्ज से बचाया नहीं जा सकता। तो क्रिमिनल चार्ज क्यों इस पे लगाया जाएगा और उसके तहत जो है वो केस सुना जाएगा, और ये होना भी चाहिए। आप अपने पब्लिक लाइफ में कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उसको उसके पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ में ना लाए। तो इससे ये हमें ये सीख मिलती है कि व्हेन यू आर इन जॉब, सो आपके पब्लिक लाइफ इज योर पब्लिक लाइफ, यू आर नॉट नेवर डिस्कस द पर्सनल लाइफ टू एनी योर कलीग्स इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक्स। और वो भी इस तरीके से जो उसको तार तार करे, तो उसको लेकर फिर क्रिमिनल चार्ज चलने, लेट दी एविडेंस कम फर्स्ट, एविडेंस को आने दिया, फिर डिसाइड करेंगे कि रूपा गलत थी कि अदर आईएएस ऑफिसर गलत थी। तो एथिक्स का क्वेश्चन है ये, कि आपको प्रोफेशनली कितना एथिकली कितना स्ट्रांग है आप कौन सही है कौन गलत है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगेगा ये वाला। इसरो ने 95% जो है वो अभी जो रॉकेट बनाया था वो उसमें इंडियन कंपोनेंट्स थे, तो चेयर्स टू इंडियंस, सो वो है। प्रमोट वीट सीड इन दैट, हाँ, तो ये तो है कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो जो अब जो वीट सीड्स जो है वो हीट टॉलरेंट वाले को टाइप का दिया जाए, जिसमें वो हीट टॉलरेट कर ले और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो अच्छी प्रोडक्शन हो, तो उसको लेके बात हो रही है। और कुछ एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनएचआरसी एक्शन टू ट्रांसफर हाँ, तो ट्रांसपर्सन को लेके एनएचआरसी ने बोला है कि इनके लिए भी जो है वो अलग, इनको इस तरीके से नहीं देखा जाए, जो एडवाइजरी एक टाइप का स्टेट को और सेंटर को दिया है कि इनको फ्री जो सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी है, पेंशन राइट्स, इनके जितने भी ट्रांस पर्सन के जितने भी राइट्स हैं उसको एश्योर किए जाए। इतने दिन हो गए जो ट्रांस पर्सन एक्ट आए हुए 2019 में आया था, उसके बाद अभी तक आपने क्या किया, तो उसको लेके। एंजल टैक्स पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, सेंटर ने उसको कम कर दिया है। नेपाल जो है वो चाइनीज सिक्योरिटी इनिशिएटिव को नो कह दिया, लेकिन बहुत सारा एमओयू साइन किया है। तो नेपाल की जो प्रचंडा गवर्नमेंट है, प्रचंडा जो है वो चेंज होके बने हैं अभी प्रचंडा, सो अगर चाइना के साइड ज्यादा अगर डील कर रहे हैं तो इंडिया के लिए कंसर्न है। इंडिया को अपने जो फॉरेन स्टाइल है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी का जो पार्ट है, वो उसको देखने की जरूरत है कि बहुत सारे यस कि आपने चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव को साइन नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने एमओयू साइन किए हैं। तो हमारे यहाँ तो रोटी कपड़ा और उनका बेटी और उसका रिलेशन बोला जाता है इंडिया और नेपाल में, और बफर स्टेट की तरह भी काम करता था पहले ये। तो कैसे चाइना जो है, अगर नेपाल मान लो नेपाल का यह बाउंड्री है, अगर चाइना यहाँ पे अगर डेवलपमेंट करेगा तो ये तो इंडिया है, तो ऑफ कोर्स चाइना तो एक स्टेप अंदर घुस गया ना भाई। तो उसको देखने की जरूरत है, सरकार को ये सोचने की जरूरत है, नेपाल को आप इस तरीके से नहीं इजीली नहीं ले सकते। सो ये है। और तो कनाडा, ये सब बाकी सब तो नॉर्मल है, और यही न्यूज था। तो आज के पेपर में कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। आप जुडिशरी वाला एक अच्छे से देख लें एक बार, कि जुडिशरी वाला एक अच्छा टॉपिक था, और क्लाइमेट को कैसे इन्वायरमेंट से कोरिलेट किया था, वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। कल का पेपर मुझे याद है कि कल का पेपर बचा हुआ है,
तो आप घबराए ना, उसको मैं संडे वनडे तक उसको मैं टैकल कर लूंगा, क्योंकि ऑफिस का काम था तो इसकी वजह से थोड़ा